दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 3 सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। इस अध्याय में हम खिलजी वंश के शासकों जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख प्रशासनिक कार्य और अंत में हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 3 सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश। दोस्तों बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क और खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी यानी खलजी कहलाए थे। आइए देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासन रहा वो 1290 से 1296 ईस्वी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया और विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन जो कड़ा यानी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश और अवध का इक़्तादार और रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला और सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़ा। कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया था। आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य से और सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार और सहिष्णु नीति का त्याग करके कठोर नियमों को लागू किया। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। आइए देखते हैं प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। देखिए दोस्तों अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं यानी उलेमा का दखल पसंद नहीं था। इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। अलाउद्दीन ने जो प्रमुख प्रयास किए थे शासन चलाने के लिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सुधार था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का यानी जीतों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी और सैनिकों के हुलिया का जो पूरा विवरण था वो रखा जाता था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था और सैनिकों को नकद यानी कैश में वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था आरंभ की गई। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण करवाया और पुराने किलों की मरम्मत कराई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्य विस्तार है 1296 से 1316 ईस्वी,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो उत्तरी भारत है, हल्के रेड कलर में जो उत्तरी भारत का मैप दिया गया है दोस्तों, ये पूरा उत्तरी भारत अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंतर्गत ये सीधे नियंत्रण में, अलाउद्दीन के सीधे नियंत्रण में था। और इसके अलावा आप देखिए देवगिरी, वारंगल और तंजौर और पांड्य शासन जो दक्षिणी भारत का राज्य था, इस पर भी इन राज्यों ने भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की थी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत थोड़े से भागों को छोड़कर पूरे भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार था। आइए इसी टॉपिक को देखते हैं राज्य विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर, देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना यानी वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे और उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी? तुलनात्मक चर्चा करें। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसानी से है कि अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि बहुत बड़े साम्राज्य का प्रशासन चलाना कठिन कार्य है और उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। दक्षिण भारत को अलाउद्दीन ने अपने नियंत्रण में या अधीनता स्वीकार करने के अंतर्गत उनसे केवल कर लेना स्वीकार किया था, जबकि वहाँ के राजाओं को उनका शासन करने दिया गया था। आइए देखते हैं अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों और उत्सवों से मिलने से अमीरों और सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र और विद्रोह करने का अवसर मिलता है। इसलिए विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों और सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मद्यपान और गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर जो थे वो सदैव उन पर नज़र भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। देखिए मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध अलाउद्दीन ने किस प्रकार से किया था। तो दोस्तों, भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलवन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। ये सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। कृषि नीति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। खराज यानी लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज यानी खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। दोस्तों, एक देखिए अगला टॉपिक जो बाजार नियंत्रण है, वो अलाउद्दीन के शासन व्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रही है। इसने अलाउद्दीन के शासन की अर्थव्यवस्था और बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया। देखिए, अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा और सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था, इसलिए उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए
कुशल और ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिनका प्रमुख शहना यानी अधीक्षक कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था और यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम कर देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। आप जान लीजिए, बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया और सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि दुकानदार वस्तुओं पर अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए और अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। और देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है, पूछा गया है कि वर्तमान समय में मूल्य नियंत्रण और बाजार प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है, ये उस समय की व्यवस्था से कितनी भिन्न और समान है। तो वर्तमान में भी मूल्य नियंत्रण और बाजार प्रबंध के लिए जो है ये पूरी व्यवस्था की गई है। उस समय की व्यवस्था जो थी वो कठोरता के साथ लागू की गई थी और आजकल नियमों और संहिताओं के द्वारा इसे लागू किया गया है। आइए देखते हैं खिलजी के शासनकाल में साहित्य और कला के विकास के बारे में। तो दोस्तों, प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो और बरनी अलाउद्दीन के दरबार में रहते थे और अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, एक पहेली है कि एक गुड़ी ने यह गुड़ कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। तो ये पान के बारे में ये पहेली दर्शाई गई है। यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन ने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण करवाया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता था। उसने दिल्ली में 1000 खंभा महल का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों, अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया था। आइए इस चार्ट के माध्यम से कालक्रम देख लेते हैं। खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा 1290 से 1230 ईस्वी यानी 30 वर्ष तक खिलजी वंश का दिल्ली पर शासन रहा। पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक 6 वर्ष तक शासक रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 यानी कुल 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया और अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी 1316 से 1320 तक 4 वर्ष तक खिलजी वंश का शासक रहा था। आइए इस अध्याय से संबंधित शब्दावलियों को देख लेते हैं। उलेमा, तो उलेमा धर्मगुरु या धर्माधिकारी को, और आलिम अथवा शिक्षित का बहुवचन उलेमा कहलाता था। खराज दोस्तों, इसे लगान, भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला टैक्स जो था इसे खराज या लगान कहते थे। घोड़ों पर दाग, तो घोड़े की संख्या और इनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा थी। और हुलिया, किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा, उसे हुलिया कहा जाता है। रसद यानी भोजन सामग्री। आइए इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो आप जानते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी बना था। दूसरा है, अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों को जीता। उसने दक्षिणी भारत के देवगिरी, तेलंगाना यानी वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। तीसरा प्रश्न है, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया? तो दोस्तों, अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण विजयों की सफलताओं का श्रेय उसकी विशाल और सुसंगठित सेना को था। उसने सेना में जो सुधार किए थे, सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा और उनको नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था थी और अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण, पुराने किलों का मरम्मत करवाया और किलों को रसद आपूर्ति की पूरी व्यवस्था कराई थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित किए? तो दोस्तों, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए गए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें।
अगला प्रश्न है, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? तो अमीरों और सरदारों को नियंत्रित करने के लिए उसने दावतों और उत्सवों में अमीरों तथा सरदारों को मिलने से प्रतिबंधित किया। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान और गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर हमेशा उन पर नज़र रखते थे और इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। अगला प्रश्न, सही और गलत का जो है आपको निशान लगाना है। खिलजी वंश का संस्थापक जो है अलाउद्दीन खिलजी था। तो आप देख लीजिए, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, तो बिल्कुल सही। खराज यानी लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था, तो भूमि को गज से नापा जाता था, बिल्कुल। और अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था, तो ये गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना था, तो यहाँ पर 1290 हो जाएगा। मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों, कौन कौन आप जान लीजिए, देवगिरी, तेलंगाना और होयसल पर विजय प्राप्त की थी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1296 से 1316। देखिए, 1296 से 1316, कुल 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर शासन किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 3, सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। इस अध्याय में आपने जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके प्रशासकीय कार्यों तथा महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया, जो 7वीं कक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये अध्याय और इसमें संबंधित जो प्रश्न थे वो आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।